अस्सलाम वालेकुम। थर्ड ईयर हम लोगों ने लेक्चर स्टार्ट किया हुआ था। चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे थे। उसमें हमने दो चीज़ें देखनी थी, एक न्यूटन्स का लॉ देखना था, ग्रेविटेशनल लॉ की उसकी डेफिनेशन देखनी थी। सेकंड हमने कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट को देखना था। ठीक है, अभी हमने कल पिछले जो टॉपिक में बात की है पार्ट ए इसका, उसमें हमने देखा है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की डेफिनेशन। अब जो सेकंड में टॉपिक बना रही हूँ इस पर हम बात करते हैं कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट देखिए, हमने अब जो बताना है वो बताना है कि कैवेंडिश का एक्सपेरिमेंट क्या है। हम कह रहे हैं द इसेंशियल पार्ट्स ऑफ कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट इज़ यूज्ड टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ जी आर गिवन बिलो। जो है हमारे पास कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट वो कहता है कि इसमें जो चीज़ें, जो इसेंशियल पार्ट्स, अहम हिस्से यूज़ हो रहे हैं कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट के अंदर, उसको डिटरमिन किया जाएगा वैल्यू ऑफ जी के लिए। जी की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए उसमें जो जो चीज़ें, जो जो इसेंशियल पार्ट्स हमें ज़रूरी हैं, हमने वो यहाँ पे लिए हैं। नंबर फर्स्ट पे वो लेता है लाइट रिजिड रॉड अबाउट 2 फीट लॉन्ग। उसने एक रिजिड रॉड लिया है। सबसे फर्स्ट उसने ये चीज़ ली है, एक लाइट रिजिड रॉड अबाउट 2 फीट लॉन्ग। कितने फीट लॉन्ग है? 2 फीट लॉन्ग उसने एक रिजिड रॉड लिया है। अब देखिए हमारे पास रिजिड क्या होता है। कोई भी ऐसी फोर्स, रिजिड रॉड ऐसी चीज़ है हमारे पास जिसमें हमारे फोर्सेस हर पॉइंट पर इक्वल हों और वो बेंड ना होता हो। कोई भी ऐसा रॉड, कोई भी ऐसी वायर कह दें जो बेंड ना होती हो, ठीक है, उसकी हर पॉइंट के ऊपर फोर्सेस भी इक्वल हों और वो बेंड भी ना होती हो, उसे हम रिजिड रॉड बोलेंगे। और अब वो कहता है हमारे पास कि लाइट रिजिड रॉड अबाउट 2 फीट लॉन्ग, 2 फीट लॉन्ग एक रिजिड रॉड है हमारे पास। ठीक है, लाइट है, हल्का है। ठीक है, 2 स्मॉल लीड फेयर्स डैश टू द एंड्स ऑफ द रॉड। अब सेकंड वो ये जो पॉइंट कह रहा है वो कहता है कि दो हमारे पास स्मॉल लीड्स स्फेयर हैं, दो छोटे स्फेयर्स हैं। लीडिंग स्फेयर्स का मतलब ये है कि वो अंडर कंसंट्रेशन है हमारे पास। टू द एंड ऑफ द रॉड, रॉड के आखिर में क्या है हमारे पास? दो क्या है? स्फेयर्स हैं। और थर्ड उसने कहा एक सस्पेंशन थिन वायर है। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या है? एक सस्पेंशन थिन वायर है। जी, हम देख रहे हैं हमारे पास जो इसका थर्ड पॉइंट है वो क्या है? सस्पेंशन थिन वायर। हमारे पास एक थिन वायर होगी। सस्पेंशन का मतलब ये है कि उसके अंदर सस्पेंड, उसके अंदर ट्विस्ट होता होगा, उसमें हम लोग उसको कर्ल कर सकते हैं, उसको ट्विस्ट कर सकते हैं, टॉर्शनल वायर। ठीक है, आगे फोर्थ वन हमारे पास 2 लार्ज लीड स्फेयर्स। एक हमने स्मॉल स्फेयर्स लिए हैं, यहाँ पे 2 स्मॉल लीड स्फेयर्स लिए हैं। अब हम क्या लेंगे? 2 लीडिंग स्फेयर्स लार्ज होने चाहिए। ठीक है, एक 2 छोटे लिए हैं हमारे पास स्फेयर्स से, और सॉरी ये एक और 2, ये 2 छोटे स्फेयर्स हमने लिए हैं, ये भी लीडिंग स्फेयर्स हैं। और 2 उसने कहा आप बड़े मैस में होने चाहिए। ठीक है, ये हमने 2 स्फेयर्स लिए हैं, एक सस्पेंशन थिन वायर, एक रॉड लिए है, और एक सस्पेंशन थिन वायर जो हमारे पास ट्विस्ट हो सकती हो। और थर्ड उसने कहा लैम्प स्केल अरेंजमेंट। लैम्प और स्केल अरेंजमेंट के लिए जो लैम्प है हमारे पास, वो लैम्प होना चाहिए जिसके साथ स्केल अरेंजमेंट हो सकती है। इसका मीनिंग यहाँ पे क्या है कि वो वाला लैम्प जिसके साथ हम लोग स्केल को अरेंज कर सकें, हमें पता हो कि इतने स्केल पे हमने ये चीज़ रखी है, वो वाला लैम्प। ये चीज़ें हमने ले ली हैं। आप चलें एक्सपेरिमेंट को, प्रोसीजर जो है उसको देखते हैं। वो कहता है कि कंसीडर 2 आइडेंटिकल स्मॉल लीड बॉल्स ईच ऑफ मास m आर कनेक्टेड एट द एंड ऑफ रॉड हैविंग लेंथ l एज शोन इन द फिगर। उसने कहा है कि आपको फिगर में दिखाया गया है क्या? अब आप देख सकते हैं, आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे 2 हमारे पास हैं रॉड है, 2 हमारे पास, एक ये वाली हमारे पास जो वायर है, एक मिनट में आपको बताती हूँ। हमारे पास ये जो है ये वाली वायर, एक ये वायर है हमारे पास, इसको हमने क्या दिया? ये हमारे पास क्या है? एक वायर है जिसको हमने रिजिड रॉड कहा था। ये समझ नहीं है, हमारे पास वो वायर है टॉर्शनल वायर। ठीक है, ये हमारे पास एक वायर है। उसके बाद इसकी एक तरफ भी एक ये में से छोटा, एक दूसरा लीड स्फेयर है। ठीक है, उसने यही बात की है इसमें कि कंसीडर करें 2 आइडेंटिकल स्फेयर बॉल्स ईच ऑफ मास m आर कनेक्टेड ईच अदर टू अ रॉड हैविंग लेंथ l। इसकी लेंथ l है जो हमने रॉड लिया है, ये रिजिड रॉड, और ये हमारे पास एक मैस है, एक मैस ये है, दोनों स्मॉल लीडिंग मैस हैं। ठीक है, आगे वो कहता है दिस रॉड इज अटैच्ड विद आ टॉर्शनल वायर। अच्छा, अब वो क्या कहता है कि द रॉड इज अटैच्ड विद आ फाइन टॉर्शनल वायर एट सेंटर एंड हैंग्स वर्टिकल
डाउनवर्ड। अब उसने कहा है कि ये जो वायर है उसको हमने एक टॉर्शनल, एक ऐसी वायर जिसमें बेंड पड़ सकते हैं, ठीक है, उसको हम ट्विस्ट कर सकते हैं, कर्ल कर सकते हैं, ऐसी वायर को हमने लिया है और उससे हमने ये जो मैस है इसको वर्टिकली बांध दिया है और ऊपर हमने यहाँ पे कोई सस्पेंशन ले ली है जिससे हमने इसको रोक के रखा है और इसके साथ सस्पेंशन के साथ ये वायर रखी है। ये हमारे पास रिजिड रॉड था, हमारे पास ये रिजिड वाला था और अब ये जो है ये हमारे पास टॉर्शनल वायर है, ठीक है। हमने ऊपर बताया था ना एक सस्पेंशन वायर होनी चाहिए। अब ये जो है ये हमारे पास टॉर्शनल वायर या थिन वायर है, ठीक है। ये वाली हमारे पास है वो सस्पेंशन थिन वायर, ठीक है। ये हमने लिए, ये वर्टिकली है और दूसरा जो है वो हमने मास के लिए जो ली है वो एक है। एक ये चीज़ हो गई, एक ये हो गई और ये हमने 4 चीज़ें ली हैं अभी तक। आगे वो कहता है कि नाउ two identical big lead balls each of mass are brought near small balls and opposite साइड हैविंग डिस्टेंस आर होना चाहिए। एक ये बॉल ले लें ऑपोजिट साइड पे, एक तरफ दूसरी तरफ, एक ये है और इनके दरमियान में जो यहाँ पे डिस्टेंस है वो भी आर है और जो इसके दरमियान डिस्टेंस है उसको भी उसने क्या कह दिया है, ये भी हमारे पास आर है। दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है, आर। एक छोटी बाल है यहाँ, उसके साथ एक बड़ी बाल ली है और एक ये छोटी बाल है तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस वाली के ऑपोजिट डायरेक्शन में इस साइड पे हमने ली है दूसरी बॉल, ठीक है। ये भी लीडिंग स्क्वायर बॉल है। आगे वो कहता है कि इन ऑपोजिट डायरेक्शन डिस्टेंस आर। अगर हम कहें कि पहला पेयर जो हैं ये और ये, इसकी बात करें, एक ये वाला जी छोटा टी और एक बड़ी लीडिंग बॉल, इसका मैस है अगर कैपिटल है तो ये अब हमारे पास उसकी निस्बत से स्मॉल है, इसका मास क्या होगा, छोटा एम, ठीक है। एक हमारे पास बॉल है उसका डिस्टेंस कैपिटल एम है और एक हमारे पास बॉल है उसका डिस्टेंस स्मॉल एम है, ठीक है। ये हमारे पास डिस्टेंस है इसके। अगर हमने कहा है कि इसके दरमियान डिस्टेंस क्या है और अब ये वाली चीज़ उधर जा रही है, छोटा बड़े की तरफ जाएगा, ठीक है। ये है इसके दरमियान में डिस्टेंस हमने देख लिया, आर है। अब हमारे पास अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स क्या कहते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो क्या कहता है कि एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 इसको हम ऐसे लिखते हैं। न्यूटन्स लॉ हमें क्या कहता है कि एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 और M2। ये हमारे पास एक छोटा m था इसलिए हमने इसके साथ 1 2 नहीं लिखी। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, इसके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के, आर स्क्वायर हो गया। जब हमने इसको इकट्ठा कंबाइन में लिखा तो हमारे पास ये हो गया, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया, जी आ गया है और इधर ये है m और ये स्मॉल m और नीचे आर स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्या हो गया, ये फोर्स आ गई है पहले पेयर की। इसी तरह सिमिलरली आगे वो कहता है द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड पेयर इज। अब उसने पहले पेयर की ये निकाली है, अब उसने सेकंड पेयर की भी निकाली। अब हमारे पास दोनों पेयर की, इसकी भी आ गई हमारे पास फोर्स और इसकी भी आ गई। यहाँ तक समझ में आ गया जी। नेक्स्ट वो कहता है these two forces are equal in magnitude but acting in opposite direction and having constant distance r। अब वो कहता है कि हमारे पास ये दोनों फोर्सेस हैं, हमारे पास सेम है, मैग्नीट्यूड इनका सेम है, यहाँ से यहाँ तक जो गया है इसका भी डिस्टेंस मैग्नीट्यूड सेम है, इसका भी मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन फ़र्क क्या है, एक इस डायरेक्शन में है और दूसरी किस डायरेक्शन में, उसमें ऑपोजिट इन डायरेक्शन है बट क्या है, मैग्नीट्यूड हमारे पास सेम है, डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो इसके दरमियान जो हमने डिस्टेंस है, इस दोनों के दरमियान में वो जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या दिया, वो कांस्टेंट डिस्टेंस क्या है, एल है हमारे पास, ठीक है। फिर वो कहता है दीज फोर्सेस फॉर्म्स अ कपल। ये फोर्सेस क्या बना रही हैं, कपल बना रही हैं। अब हमने बात की है, हमारे पास ये था, अब उसने कहा दीज फोर्सेस फॉर्म कपल। इस फोर्स ने क्या बना दिया, हमारे पास कपल बना दिया। कपल क्या होगा, जब दो ऑपोजिट फोर्सेस मैग्नीट्यूड सेम मैग्नीट्यूड पे आपस में ज्वाइन करें किसी कांस्टेंट डिस्टेंस पे, तो और वो जो है हमारे पास आपस में कोइंसाइड हो रही हों, ठीक है, उस फोर्स को हम कपल फोर्स बोलेंगे। तो हमारे पास यहाँ उसने सिंपल कपल फोर्स बनाई है। दिस कपल टेंड्स टू रोटेट द रॉड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब वो क्या करेगा, ये जो कपल हमने बना लिया है ये क्या करेगा, इस रॉड को मूव करवाएगा किस, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये जो है, एक मिनट, ये हमने लिया एक मास, ये हमने लिया इसका बिग मैस, यहाँ पे बिग मैस है, इधर स्मॉल मैस है। अब इसके दरमियान ये फोर्स, इसके दरमियान यहाँ फोर्स है, डिस्टेंस आर है
उसने कहा है कि जब इसके दरमियान डिस्टेंस आ रहा है और ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो इनके दरमियान एक कुपल फोर्स क्रिएट हुई है। तो अब ये कुपल फोर्स क्या करेगी, इसको एक सर्कल में मूव करवाएगी। जब ये सर्कल में मूव करेगा पूरा, तो इसका मतलब क्या हुआ है, सर्कल में जब ये मूव कर रहा है तो क्या मतलब है, मतलब सिंपली हमारे पास ये है यहाँ पे कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रॉड को मूव करवाएगी। ठीक है, अब ये रॉड कैसे मूव करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होती है, हमारे पास दो डायरेक्शंस हैं, एक होती है क्लॉकवाइज, एक होती है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं घूमती, बल्कि वो ऐसे घूमती है जैसे आप घड़ी की सुइयां हैं, 12 है ना यहाँ पे, हमने कहा ना कि घड़ी की सुइयों की बात की है। ठीक है, हमारे पास घड़ी की सुइयां हैं, अगर हम घड़ी को देखें तो आप खुद देख सकते हैं क्लॉकवाइज ये घड़ी की सुइयां यूं मूव करेंगी, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लेकिन वो क्या करती है, वो एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये यूं मूव कर रही है तो वो कैसे मूव करेगी, इस डायरेक्शन में। अब हमारे पास ये जो डायरेक्शन है ये वाली, ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक है, और ये जो है घड़ी की सुइयों वाली डायरेक्शन, ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो अब उसने कहा है कि हमारे पास यहाँ पे जो कपल फोर्स आई है वो इन रॉड्स को क्या करेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी अब ये रॉड कैसे मूव करेंगे, ऐसे। ठीक है, ये हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो अब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं। ठीक है, द मैग्नीट्यूड आगे वो कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टॉर्क एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इफ़ गिवन एज। अब जो अगर हम कहें कि इसके अंदर जो मैग्नीट्यूड है टॉर्क का, अगर हम उसको देखें तो वो क्या है, हमारे पास टॉर्क कपल फोर्स और मल्टीप्लाइज की सेपरेशन बिटवीन फोर्सेस की सेपरेशन जो है हमारे पास उससे, और इसकी कपल फोर्स है। कपल फोर्स आगे GM_r², और इसकी सेपरेशन बिटवीन डिस्टेंस हमारे पास जो था, सेपरेशन डिस्टेंस को कह रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस था उसको हमने कहा था कि हमारे पास L है। कौन से डिस्टेंस, जो कांस्टेंट डिस्टेंस हमने कहा है इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, तो उसमें जो डिस्टेंस है उसको उसने क्या दिया है, L। उसने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अब जो हमारे पास ये आया है ये टॉर्क आ गया है। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास क्या आ गया, टॉर्क मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज गिवन एज। अब ये हमारे पास उसने क्या दे दिया, टॉर्क। दिस टॉर्क प्रोड्यूस ट्विस्ट इन वायर विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ट्विस्टिंग एंगल। द एंगल कैन बी डिटरमाइंड विद लैम्प स्केल अरेंजमेंट। अब वो कहता है कि अब क्या होगा कि हमारे पास, एक मिनट, वो कहता है कि जो टॉर्क है वो क्या करेगा, ट्विस्ट इन वायर विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ट्विस्टिंग एंगल। अब इसमें ट्विस्ट आ जाएगा, जब ये सब कुछ हुआ टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, तो टॉर्क के प्रोड्यूस होने की वजह से हमारे पास क्या आ गया, इसमें ट्विस्ट इन वायर विच इज़ डायरेक्टली, ट्विस्ट आया वायर में जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ट्विस्टिंग एंगल के। और जो वैल्यू है इसकी वो हम किससे मेजर करेंगे, डिटरमिन करेंगे, जो लैंप है हमारे पास स्केल का लैंप दिया गया है उससे। टी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा के, और ये जो सी लगा है हमारे पास ये वाला, ये हमारे पास क्या है, ये कांस्टेंट है, टॉर्शनल कांस्टेंट है। ठीक है, इसको आगे हम देखते हैं कि हमारे पास ट्विस्टिंग कांस्टेंट है, ये क्या चीज़ है। ठीक है, टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, उसकी वजह से हमारे पास एंगल बना है क्या, थीटा। जो टॉर्क है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, थीटा के। अब वहाँ पे जैसे हमने कांस्टेंट को हटाया था तो जे लगाया ना यहाँ पे, तो अब यहाँ पे अगर हम थीटा के दरमियान कांस्टेंट को हटाया तो हमने यहाँ पे टॉर्शनल कांस्टेंट सी लगाया। वो जे था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये सी है, ये टॉर्शनल कांस्टेंट है, क्योंकि ट्विस्ट की वजह से बना है ना, इसको हमने क्या कह दिया, ये टॉर्शनल कांस्टेंट है। ठीक है, ये था हमारे पास टॉर्क। आगे वो कहता है वे सी इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड ट्विस्टिंग कांस्टेंट। वही बात उसने कही है कि सी हमारे पास क्या है, टॉर्क का ट्विस्टिंग कांस्टेंट है। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन, अब सी हमारे पास एक ये था, ये देखिए हमारे पास एक टी है, हमारे पास थीटा, ये है टॉर्क, ये भी टॉर्क है, ये भी टॉर्क है। एक हम क्या देते हैं, एक इक्वेशन ये है और दूसरी ये है। दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करें, यानी इस इक्वेशन को भी और इस इक्वेशन को भी कंपेयर करें, तो हमारे पास क्या बनता है, उसने ये किया है, टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क हो जाएगा, यानी हमारे पास यहाँ क्या हो गया, टॉर्क है और इस साइड पे भी टॉर्क है। टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क, टा इक्वल टू टा हुआ जब इधर टॉर्क की वैल्यू, पहले टॉर्क की वैल्यू जो पहली इक्वेशन थी वो लिखिए GMML/r², और इस साइड पे हमने टॉर्शनल कांस्टेंट जो लगा कि ये टॉर्क की वैल्यू निकाली है ये लिखी है। जब हमने इसको कंबाइन किया, हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, कांस्टेंट जी की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन को जी को छोड़ के MML और r², इसको क्या ले जाएंगे इस साइड पे, ये r नीचे डिवाइड में था, ये वाला r² इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में था तो यहाँ डिवीजन में होगा। अब j की वैल्यू हमारे पास ये चीज़ निकल आई है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये क्या निकल आया है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो j था उसका फार्मूला
ठीक है। अगर कहीं हमारे पास आ जाए कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी निकालें तो ये हमारे पास अगर बाकी वैल्यूज दी हुई हैं तो हम ये निकाल सकते हैं। यहाँ तक समझ में आई है मेरी बात। आगे वो कहता है द वैल्यूज ऑफ पैरामीटर्स एम जो है स्मॉल और कैपिटल एम एल सी एंड आर नाउन। हमारे पास अगर हों वैल्यूज पैरामीटर्स जो हैं हमारे पास एम एल सी आर, ये अगर पता हों, द वैल्यू ऑफ जी कैन बी कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग द ट्विस्टिंग एंगल थीटा विद लैम्प स्केल अरेंजमेंट। और लैम्प का जो स्केल अरेंजमेंट है उससे हम थीटा का जो ट्विस्टिंग एंगल बना है थीटा, उसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब वो कहता है द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल यानी जो है कांस्टेंट जी कम्स आउट 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁷ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। क्या कहता है हमारे पास कि अगर हमारे पास इन पैरामीटर्स एम एल और आर स्क्वायर की वैल्यू पता हो, उसके बाद जो थीटा है हमारे पास वो भी हमें पता हो ट्विस्टिंग एंगल, तो हम इसीलिए जे की वैल्यू निकाल सकते हैं। जे की वैल्यू हमारे पास उसने निकाली तो क्या आ गया 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो अब हमारे पास जो न्यूमेरिक वैल्यू आई है जे की वो एग्जैक्टली बहुत स्मॉल है। ठीक है, क्यों स्मॉल है? 6.67 आगे 10⁻⁻11, 10 की रेज टू पावर जो हुई है वो भी -11 है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इज ओनली फेल्ट फॉर ऑब्जेक्ट्स विद हैवी मैसेज। अब वो कहता है कि अगर हमारे पास मैथ ज़्यादा होगा ना तो हम उसकी ग्रेविटी को अब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर हमारे पास स्मॉल ऑब्जेक्ट्स है तो हम उसकी ग्रेविटी को मालूम नहीं कर सकते। ये हमारे पास क्या था? कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट, जो अभी हमने रीड आउट किया है। पिछले लेक्चर में हमने न्यूटन्स का लॉ पढ़ा था, अभी हमने कैवेंडिश का पढ़ा है एक्सपेरिमेंट। हमारे पास अब इसकी डेफिनेशन भी हमने पढ़ ली है और इसके साथ हमने पढ़ लिया है इसका कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट भी। अब हम क्या करते हैं, यहीं पे इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं और इंशाल्लाह फिर हम जो अगला लेक्चर है उसमें बात करेंगे अगले टॉपिक की। अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स टू वॉच माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।